बहू और बुलेट। घर के बाहर फट 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 की जोर से आवाज हुई। सीमा को लगा कि पटाखे फूट रहे हैं। वो डर के मारे घर से बाहर निकली। देखा तो सामने योगेश यानी कि पतिदेव एक बुलेट बाइक पर बैठे हैं। अरे डर गई क्या? बाइक लेकर आया हूँ तुम्हें घुमाने के लिए। सच में? मुझे लगा पटाखे फूट रहे हैं। अरे पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बटेगी। माँ को तो बुलाओ। माँ भी बाहर आ जाती है। अरे योगेश बेटा, इतनी जल्दी आ गया? और ये गाड़ी किसकी है? साहब की है? हाँ माँ, तुम्हारा बेटा साहब से कम है क्या? मेरी ही है। अरे बेटा, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, इससे तो तू घोड़ा ही ले लेता। महंगी पड़ी होगी ना? माँ महंगी सस्ती छोड़ो और मिठाई लाया हूँ, गांव में बंटवा दो। अरे बंटवा क्यों दो? पीछे बैठो, गांव में बांट कर आते हैं। सब खुश थे। योगेश गांव के बाहर एक कोयले की खदान में मजदूरी करता था। मेहनत और अकल से उसने वहां ठेकेदारी का काम सीख लिया और सूझबूझ से ठीक ठाक पैसा बनाने लगा। गांव में बात फैल गई कि योगेश के घर धमाका गाड़ी आई है। ऐसी गाड़ी पहले कभी किसी ने गांव में तो देखी नहीं थी। योगेश और माँ गाड़ी से वापस घर आ जाते हैं। बेटा, बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे और आशीर्वाद भी दे रहे होंगे तुझे। वो होते तो उनको भी घुमाता माँ। पूरे गांव में नाच नाच के मिठाई बांटने जाते। जैसे मैंने नाच नाच के बांटी थी जब वो अपने लिए एक साइकिल लेकर आए थे। बस बस, बाबूजी दो बात भी सुनाते कि फटफट वाली फटपटी ले आया। सीमा आगे कहती है, अपने लिए तो ये गाड़ी ले आए और मेरे लिए? अरे ये गाड़ी तुम्हारे लिए ही तो है। पक्का मेरे लिए है? अरे पक्का तुम्हारे लिए है। अगली सुबह जब योगेश सो रहा होता है तो उसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वो घबराकर चिल्लाता है, चोर चोर, मेरी गाड़ी ले जा रहा है, चोर चोर। माँ भी जागती है और योगेश के साथ दरवाजे की तरफ भागती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सीमा गाड़ी चला रही है। अरे बहू, नाक कटवाओगी क्या? ये क्या कर रही हो? अरे गिर जाओगी, ये क्या कर रही हो तुम? सीमा गाड़ी को रोक कर कहती है, सारे गांव में घुमा लाई, कहीं नहीं गिरी। क्या? सारे गांव में घुमा लाई? अरे लोग क्या कहेंगे बहू? सोचा क्या एक बार? यही कहेंगे कि कितनी अच्छी गाड़ी है। अरे तुम्हारे बारे में। हाँ, कहेंगे ना कि देखो कितनी अच्छी गाड़ी पर बैठी है। बहू गाड़ी रखकर योगेश और सासू माँ के पास जाती है। तुमने कब गाड़ी चलाना सीखा? हमारे बाबूजी के पास पुरानी स्कूटर थी, सीख ली। फिर स्कूल में एक मास्टर जी भी ऐसी ही गाड़ी लेकर आते थे, उन्होंने सिखा दी। हाँ हाँ, स्कूल के मास्टर आजकल यही सब तो सिखा रहे हैं। पढ़ाई का कुछ सिखाते तो कुछ भला होता। अरे बहू, अब गाड़ी मत चलाना। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने पीछे से आगे की सीट पे आने की हिम्मत नहीं की है। तुम भी मत करना, समझी? जी समझ गई माँ जी। सीमा सास की बात सुनकर चुपचाप रसोई में जाकर उदास होकर खाना पकाने लगती है। सास सुबह सुबह मंदिर से पूजा करके लौट रही होती है। तभी उसे दो औरतें रोक लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू को थोड़े अच्छे लक्षण भी सिखा दो। गाड़ी चलाने निकली थी, गांव की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। वही तो। अरे पैसे आने लगे हैं तो क्या मतलब कि किसी रीति रिवाज को नहीं मानोगे? अरे समाज में रहना है तो समाज के ढंग से ही रहना पड़ता है। अरे लाज भी नहीं आई बहू को? चूल्हे चौके से निकलकर सीधे गाड़ी लेकर चौराहे चबूतरे नाप लिए, फट 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 करते हुए। अरे कुछ कह देना उसे। अरे ये क्या कहेगी? बूढ़ी सास है, इनकी थोड़ी ना चलती होगी घर में। हाँ, बहू की ही चलती होगी, मर्जी भी और गाड़ी भी। सास सब सुनकर घर आती है और बहू को चिल्ला के बुलाती है, अरे नाक कटवा दी सबके सामने गाड़ी चलाकर। औरत जात गाड़ी नहीं चलाती। शहरों में तो 4 पहियों वाली गाड़ी भी चलाती हैं और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी। शहर में थोड़ी ना रहती हूँ मैडम साहिबा। आज के बाद गाड़ी से ही नहीं, यूं भी निकलना बंद तुम्हारा घर से। माँ सही कह रही है।
कहीं भी जाना हो तो मुझे बता देना, मैं लेकर चलूंगा। आज माँ को तुम्हारे कारण कितनी बातें सुननी पड़ी। इतना कहते हुए योगेश वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से कारखाने के रोड पर कीचड़ रहता है, इसीलिए योगेश गाड़ी घर रख कर जाता है और किसी से लिफ्ट लेकर कारखाने पहुंचता है ताकि नई गाड़ी गंदी ना हो। लेकिन शाम को इतनी तेज बारिश होती है कि उसे वापस आने का कोई साधन ही नहीं मिलता। बारिश बढ़ती जाती है। रात के 11 बज जाते हैं। रास्ते में एक नदी का ब्रिज है। अगर उस पर पानी आ गया तो योगेश कारखाने में ही फंस जाएगा। पूरी रात भूखे प्यासे बितानी पड़ेगी। घना अंधेरा, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश। राजेश डर भी रहा था, ठंड से कांप भी रहा था। तभी उसे रोड से आती हुई एक रोशनी दिखती है। वो देखता है कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हुई है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद देकर उस बाइक वाले आदमी की तरफ बढ़ता है, पर पास जाकर देखता है तो भौचक्का रह जाता है। सीमा, तुम यहाँ इतनी बारिश में गाड़ी पर? पहले बैठो तो, नदी ब्रिज पे आ जाएगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा। योगेश गाड़ी के पीछे बैठता है। सीमा गाड़ी चला रही है। मैंने तो तुमको पहचाना ही नहीं। गाड़ी की आवाज तो पहचानी होगी ना? अरे पर मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। माँ नहीं आने दे रही थी, पर हमेशा पति पत्नी की रक्षा थोड़ी ना करेगा, पत्नी को भी तो करनी चाहिए। योगेश को सुबह अपने किए पर पछतावा होता है। उसकी आंख में आंसू आ गए जो बारिश की बूंदों में बह गए थे। उसके बाद सीमा को सास ने और योगेश ने खुशी खुशी समाज की सीमा लांघने की मंजूरी दे दी। अब वो जहां भी जाती फट 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 गाड़ी पे ही जाती। एक करके करो। अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म। कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है। जी मम्मी जी, ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है, जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहाँ आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या? एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर। हैं? सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहां उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है हैं? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिए की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है। पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टोवेल से पोंछकर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिए की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर, सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है? मैं ये सब सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अर पर करती रहती हो हैं?
सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं? अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे। पर अंजलि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहां आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है। इन्हें सच बताऊं या नहीं? पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं, कुछ नहीं। वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी। यहाँ और कौन ड्रामा करेगा? अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या? अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल, इसे कैसे भूल सकती हूँ? मेरे जी का जंजाल। अरे बातें कम, काम ज्यादा है। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है। मम्मी जी सुनिए, जरा इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है। अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी जैसे आप कहती हैं ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ। तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना। इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बंद हो जाता है। भाभी जरा मेरा टिफिन दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ये ले बेटी तेरा टिफिन। तभी रमन भी वहां आ जाता है। माँ, तुम अकेले ही सारा काम क्यों कर रही हो? प्रतिज्ञा कहाँ है? तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैकयार्ड में एक्सरसाइज कर रही है। फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह ठीक है, लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए। अरे ठीक है, सीख जाएगी। जब तक मैं हूं तुम्हें किस बात की फिक्र? हाँ? इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज पूरी करके थकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है। आज तो पूरे 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली। नाउ आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी। प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं, पर प्रतिज्ञा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, जिस पर एक बार फिर अपनी माँ को अकेले काम करते हुए देखकर रमन उनसे कहता है, माँ, तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो। आखिर प्रतिज्ञा पूरा दिन करती क्या है? बेटा, वो थक कर आराम कर रही है, आ जाएगी। तुम हाथ मुंह धोकर डिनर करने आ जाओ। रमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रतिज्ञा भी वहां आ जाती है और डिनर में बने खाने को देखकर बोलती है, मम्मी ये क्या, सब कुछ तला भुना बनाया है। ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है। प्रतिज्ञा, तुम खुद कभी माँ की मदद करती नहीं और ऊपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो। अरे बहू, हम सबकी हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है। बहू, मुझे ना वो डाइट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं। कुछ नहीं होता मम्मी, वो भाभी बना लेगी। आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है, डाइट फूड बनाना भी जरूर आता होगा। वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम, जिसे करते हुए अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मर गई बहू। रमन, अरे कोई तो सुनो। और इसी बीच वे बेहोश हो जाती हैं। सास की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और उसका पति भागते हुए रसोई में आते हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेकअप करके कहते हैं, अरे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत बदलनी होगी। सिर्फ लाइट एंड नॉन ऑयली फूड ही खाना है और कुछ समय तक पूरा रेस्ट, साथ में कुछ एक्सरसाइज या योगा करे तो अच्छा रहेगा। पूरी जांच के बाद डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। अब घर का सारा काम प्रतिज्ञा को करना पड़ता है, जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को डाइट फूड खिलाना शुरू कर देती है। प्रतिज्ञा, ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है, मैं ये सब नहीं खाने वाला। हाँ भाभी, बीमार तो मम्मी है, फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? प्रतिज्ञा किसी की बात पर कोई ध्यान दिए बिना सास को बढ़िया एक्सरसाइज कराने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए घर का काम करती रहती है। एक शाम रमन प्रतिज्ञा से चाय मांगता है। ये लीजिए, पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। रमन चाय पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है। अर्र, कौन सा जहर है? अरे जहां खाने में नमक डालना होता है वहां डालती नहीं और इसमें नमक ही नमक भर दिया। उई माँ, सॉरी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद प्रतिज्ञा कपड़े धोने जाती है, जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगह मिक्स कर देती है, जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है और उसी वजह से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी नई ड्रेस थी, सारी खराब कर दी। सॉरी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जहां एक तरफ प्रतिज्ञा घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती, वहीं सास को एक्सरसाइज कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, जिस वजह से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है। हेल्दी फूड तो ठीक है, पर बहू आज हम खीर बनाएंगे। मम्मी, मुझसे खाना तो ठीक तरह बनता नहीं, खीर कैसे बनाऊंगी? और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा और देखना, खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। प्रतिज्ञा की सास उसके साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है, जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है, वाह क्या टेस्टी खीर बनी है, मजा आ गया आज तो। आज ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। क्या बात, आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई? पूरा तो नहीं सीखा, पर सीख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी बहू की बिल्कुल वैसे ही मदद करूंगी जैसे इसने एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। अब प्रतिज्ञा घर के काम में सास की मदद करने लगती है और उसकी सास एक्सरसाइज में प्रतिज्ञा को कंपनी देने लगती है, जिस पर दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं। आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करके डाइट फूड खाने लगता है।